हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में हम यहाँ पे सोशल साइंस का मॉडल पेपर देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आज की यह क्लास काफ़ी अच्छी होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप शालिनी डायरेक्ट क्लासेस बने हुए लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, क्लास अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट मेरे लिए प्लीज़ करते हुए जाइएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पेपर की तरफ। जैसे आपका पेपर आता है वैसे ही मैंने भी हूबहू सेट किया हुआ है, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है। 50 नंबर का आपका पेपर है, आप यह बात जानते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चन आते हैं, ये बात भी आपको पता है। और आपके 15 बहुविकल्पी आते हैं, ये भी बात आपको पता है। 15 में से 15 आपको किसी भी कीमत पर लेना है, चाहे जो हो जाए। ये आपका सही रहेगा। बाकी आप जिस पे जो भी कर ले जाएंगे कुछ भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, फटाफट सभी लोग बताइए तब तक हम क्वेश्चंस देख रहे हैं। संसार का पहला पालतू पशु था? कुत्ता, घोड़ा, गाय, बकरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? विच ऑप्शन इज बेस्ट? सभी को पता है कुत्ता। आगे चले, बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। नेक्स्ट, पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार कब हुआ बताइए। 4 ऑप्शन दिया है, नवपाषाण काल, पाषाण काल, नन, धातु काल। कौन से काल में पहिए का आविष्कार किया गया? एक ही आंसर यहाँ पे उचित, अच्छा, टिकाऊ है, वो है ए ऑप्शन, नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। आगे चले, नेक्स्ट, मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। मेसोपोटामिया की सभ्यता आप जानते हैं, हिस्ट्री का यह टॉपिक है। सिंधु घाटी सभ्यता, दजला फरात नदी की घाटी, यमुना की सभ्यता, नन। 4 ऑप्शन है। मेसोपोटामिया सभ्यता का जन्म हुआ था, इसका राइट आंसर, एक ही आंसर बेस्ट है, उचित है, सस्ता है, टिकाऊ है। ध्यान रखिए, गलती मत करिएगा कोई भी लोग। दजला फरात नदी की घाटी। आगे चले, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, पिरामिड किस देश में है? पिरामिड किस देश में है? मिस्र और रोम, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, बाकी यूनान और जापान। 4 ऑप्शन दिया है। आपसे पूछ रहा है कि पिरामिड किस देश में है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एक ही ऑप्शन अच्छा है, सस्ता है, टिकाऊ है। पिरामिड जो है वो मिस्र में है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, जैन धर्म के संस्थापक थे। जैन धर्म के संस्थापक निर्माता कौन थे? ऋषभदेव, अजीतनाथ, सुमितनाथ जी या अभिनंदन जी। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। आप लोग बताइए, मुझे बताइए, जैन धर्म के निर्माता कौन है? बताइए, पहले संस्थापक या कौन थे? तो बताइए बताइए फटाफट। एक ही आंसर बेस्ट है, वो भी ऋषभदेव। और 24वें कौन थे ये आपको बताना है, ये आपका आज का टास्क है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जैन धर्म से। इनका सभी का चिन्ह भी है, ठीक है। सबका एक निश्चित चिन्ह है, वो भी चिन्ह भी कभी कभी आपको पूछ लेता है, किसी का सांप, किसी का बैल, किसी का गाय, किसी का कुल्हाड़ी वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे चलें, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, इंडिया में सबसे हाईली पॉपुलेशन वाला कौन सा स्टेट है? बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन, विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर दिस क्वेश्चन? बताइए, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, कौन से राज्य में है? एक ही ऑप्शन बेस्ट है, अच्छा है, वो है महाराष्ट्र, मुंबई। आगे बढ़े, नेक्स्ट, 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, भारतीय लोकतंत्र के सापेक्ष चुनौतियां हैं। जो हमारा भारतीय लोकतंत्र है, इसके सामने जो चुनौतियां हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? कट्टरवाद, धार्मिक है या क्षेत्रवादी है, या आपका राजनीतिक हिंसा या सांप्रदायिकता है? सापेक्षिक जो चुनौतियां हैं वो क्या है भारतीय लोकतंत्र के सामने? बताइए, कट्टरवाद है, या धार्मिक प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा ही है, या क्षेत्रवाद फैला हुआ? क्षेत्र होता है ना कि जैसे हिंदू लोग वहाँ पे उस बस्ती में हिंदू हैं, उस बस्ती में मुस्लिम है, उस बस्ती में कुर्मी है, उस बस्ती में वगैरह वगैरह लोग, ऐसे बटा होता है गांव गांव में। और उसके बाद अगर कुछ भी हो जाता है, गलत कुछ हो जाता है, तो वो गांव वगैरह में देखिए अजीब अलग अलग तरीके से मारपीट होने लगती है, तमाम चीज़ें हैं, तो वो क्षेत्रवाद में आ जाता है। राजनीतिक हिंसा भी बहुत देखने को मिलती है, कट्टरवाद हर जगह फैला हुआ है, धार्मिक प्रवृत्ति से भी लड़ने लगते हैं लोग, नहीं ये हमारा है, हम इस रास्ते से जाएंगे, यहाँ मंदिर हटा दो, वहाँ मस्जिद, पता नहीं
क्या क्या, यह सांप्रदायिकता। तो सबसे उचित और बेस्ट ऑप्शन ए ही है यहाँ पे, सांप्रदायिकता। आगे चले क्योंकि सरकार को हर चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक है, गणतंत्र है ये हमारा। आगे बढ़े, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, 8 है, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह है? कौन सा है? शुक्र है, बुध है, जुपिटर, यूरेनस। 4 ऑप्शन दिया है। अर्थ के निकट कौन सा ग्रह है, प्लैनेट है? तो एक ही है, उसका नाम क्या है? सूर्य के निकट नहीं पूछा है, गलत मत करिएगा कोई भी लोग। एक ऑप्शन अच्छा है, बताइए अर्थ के पास कौन सा प्लैनेट है? बताइए फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे फिर मैं आपको बताऊंगी। बताइए राइट आंसर क्या होगा। सोलर सिस्टम से बहुत प्रश्न आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। तो राइट आंसर ए ऑप्शन है, शुक्र। आगे चले, ठीक है। और सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है ये भी पता है आप सभी को, यहाँ पे ऑप्शन उसका भी दिया है, बताइए। 8th में एक क्वेश्चन और यहीं पे बन गया है, तो आप सभी को बता दूं क्या है, बुध होता है, नो डाउट। नेक्स्ट देखते हैं, 9th है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? मतलब किस युग के निवासी जो है हड़प्पा में आते थे? ताम्र पाषाण युग, कांस्य, मध्य पाषाण युग या कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया है, कौन सा ऑप्शन अच्छा होगा? एक ही ऑप्शन यहाँ पे अच्छा है, वो भी बी ऑप्शन, कांस्य युग। कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आगे बढ़े, नो डाउट। नेक्स्ट देखिए, वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान, पवित्र, पूजा पाठ। 3 ही ऑप्शन है इसमें, बताइए। वेद, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एक ऑप्शन अच्छा है, बताइए कौन सा अच्छा है। आराम से चलेंगे, आप सभी कहते हैं कि मैं बहुत तेज पढ़ाती हूँ, इसलिए मैं आराम से एकदम समय लेके कर रही हूँ, ठीक, कोई बात नहीं। एक ही ऑप्शन बेस्ट है, ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा कौन सी है? भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा? ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तट रेखा जो है किनारे वाली वो सबसे लंबी है, सबसे ज़्यादा? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात की कोई नहीं। एक ऑप्शन ही अच्छा है, मैप आप उठा के देखते होंगे तो ये चीज़ें आपको रटने की ज़रूरत नहीं, और मैप से प्रश्न आता है, गलती कोई नहीं करेगा। आज का यह क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, इन तक देखिएगा, काफ़ी चीज़ें आपको आज नहीं मिलेंगी। देखिए यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात। इसका तट रेखा वो सबसे लंबा है इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट ऑफ इंडिया। आगे चले, नो डाउट। नेक्स्ट, केनियन दर्रे का निर्माण होता है। केनियन दर्रे का निर्माण किससे होता है? नदी के द्वारा, चट्टान के द्वारा, लहर के द्वारा या तरंग के द्वारा? बताइए। केनियन दर्रे का निर्माण होता है, तो राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को एक बात पता है बहुत अच्छी सी कि यहाँ पे हर एक ऑप्शन में से कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ऑप्शन एक ही करेक्ट है। और केनियन दर्रे की बात की गई है तो यहाँ पे यह दर्रा का जो निर्माण है नदी के द्वारा केनियन दर्रे का निर्माण होता है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना होती है? 13 है, वायुमंडल के ऐसी कौन सी स्तर है, लेयर है, लेवल है जिसमें मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती है? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, महामंडल या मध्य मंडल? एक ही बेस्ट ऑप्शन, उचित ऑप्शन है, अच्छा, सस्ता, टिकाऊ। बताइए आप सभी, बताइए फिर मैं आपको बता दूंगी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 13 का आपका यहाँ पे राइट आंसर बी है, क्षोभ मंडल। आगे बढ़ें, नेक्स्ट देखिए, 13 क्वेश्चन कर लिया, 2 और बचे हैं। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था, हमारे इंडिया में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की? बहुदलीय, दो दलीय, एकात्मक दलीय या कोई नहीं? बताइए क्या होगा। 14 का राइट आंसर क्या होगा? भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? तो राइट आंसर है यहाँ पे कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट है, बहुदलीय व्यवस्था है, ठीक है, बहुत सारे दल हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? कौन सी बात की गई? पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चंस बनता है, अनुच्छेद वगैरह पूछ लेता है, कैसे गठन होता है, कार्यकाल पूछ लेता है। ध्यान रखिएगा, गलती मत करिएगा। पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? तो जाहिर सी बात है कि ग्राम पंचायत होती है, ठीक है, ये पंचायत व्यवस्था गाँव के लिए है, गाँव के स्तर पर, तो ग्राम स्तर पर। ए ऑप्शन करेक्ट है, बाकी गलत है। आगे बढ़ें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आज हमने यहाँ पर 15 क्वेश्चन फटाफट करके अच्छे से देख लिया, भाग भाग के नहीं किया है, ठीक है, आराम से हुआ है। अब चलते हैं अति लघु उत्तरी की तरफ, देखते हैं कैसे प्रश्न हैं। ये जो क्वेश्चंस आज मैंने लिए हुए हैं ना, आपके पुराने पेपर से मिला कर लिया हुआ है, ठीक है। देखिए, खासकर जो क्वेश्चन ज़्यादा हैं वो 17 के क्वेश्चंस भी बहुत है इसमें, ठीक। देखिए, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य का नाम बताइए। 2 महाकाव्य तो आपको पता है रामायण और महाभारत, ठीक है। आप लिखेंगे प्राचीन भारत के 2 महाकाव्य का नाम है रामायण और महाभारत। एक लाइन में आंसर हो गया, 1 नंबर आपको मिल गया, ठीक है।
पैगोडा क्या है? बहुत बढ़िया, ये इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पढ़ना है, याद रखना है, ठीक है। पैगोडा क्या है? एक प्रकार का बौद्ध मंदिर या शिवालय है। क्या है? यह एक प्रकार का बौद्ध मंदिर है या शिवालय है। मैं आपको पैगोडा का चित्र भी दिखा देती हूँ, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये देखिए, दिख रहा है? देख रहे हैं आप? ये देखिए, एक बाज के शेप में इनका ये निकला रहता है, जैसे पताका टाइप का। ये दिख रहा है? ये पूरा देखिए क्या मस्त है ना। इससे आप डालेंगे नेट पे तो आपको आएगा। यही है पैगोडा। ये बौद्ध मंदिर या एक शिवालय टाइप में आप पूजना करने की स्थान, यही सब कह सकते हैं, ठीक है। वो भी बौद्ध के लिए ज़्यादातर ये चीज़ें हैं। इसको जो है ना भारत के स्तूप में भी शामिल कर दिया गया है। आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है? जो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, उसका कारण क्या है? किस रीज़न से है? तो जन्म दर का प्रतिशत मृत्यु दर से अधिक हो गया है। बर्थ रेट जो है वो ज़्यादा हो गई है, लेकिन डेथ रेट कम हो गई है। तो जाहिर सी बात है कि जितने लोग जन्म लेते हैं उससे कई गुना लोग मरते भी है पहले ऐसा, लेकिन अब डेथ वगैरह कम हो रही है, देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि लोग जागरूक हो गए हैं। उतनी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पहले ही दिखा देते हैं, तो ये सब रीज़न हो गया। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी है। समाज का भी नाटक रहता है। 1-2 साल हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो बस कोई नहीं, एक ही र्यूमर सबके मन में फैलता रहता है। वो सब बात है। संस्कृति, सबके घर में कल्चर अलग अलग होते हैं, हर एक जाति धर्म के अलग अलग होते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, बस जनसंख्या पे जनसंख्या क्रिएट करने पर लगे हैं। अशिक्षित हैं, जाहिर सी बात है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो ये गलतियाँ खास कर करते हैं। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है? वो बस जो गली मोहल्ले में बच्चे टहल रहे हैं, मंदिरों में टहल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं बच्चे, वो कहाँ से आए बच्चे? अक्सर देखिए आप रोड पे चलिए तो आपके शीशे पूछने आते हैं, कार के, गाड़ी के शीशे पूछने आते हैं। कभी कभी ये तो डर लगता है अरे वो मर जाएंगे, लेकिन वो इतने बेधड़क रहते हैं कि वो क्रॉसिंग रहेगी, वो मतलब वो डर ही नहीं लगता। आपने खुद देखा होगा। और पीछे पड़ जाते, कभी गाड़ी खड़ी है, और ऐसा अक्सर मेरे साथ हुआ है, मैं कई बार ऐसा देखी हूँ कि अगर किसी रीजन से मेरी गाड़ी खड़ी है तो वो इतना नॉक करते हैं कि वो इतना पंच होने लगता है कि बहुत गुस्सा लगती है। मुझे तो बहुत ज़्यादा लगती है। ये सब क्या है? गलत काम किसी ने किया और उसके बाद वो बच्चे झेल रहे हैं। तो यही सब क्या, अनपढ़ है? पढ़े लिखे लोगों के बच्चे के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यही सब एक बहुत ही गंदी बात है हमारे इंडिया में, खास कर ये झुग्गी के बस्ती बस्ती रेलवे के किनारे जो लोग बसे हुए हैं, इससे क्या हो रहा है? हमारे इंडिया के जो भी लोग ट्रेन से ट्रेवल करके किसी भी तरीके से आ रहे हैं, वो लोग यही सब तो देख के जाते हैं कि अरे इंडिया में ऐसा कुछ हो रहा है। और आज भी वैसा हूबहू है, कुछ चेंजेस हुआ, कुछ चेंज नहीं हुआ। सड़क के किनारे देखिए ऐसे घर बना के, गाँव में पता नहीं कहाँ कहाँ, कभी लगता ही नहीं कि इंडिया में कुछ चेंजेस भी होगा। इन सब चीज़ों को देख कर कि कुछ लोगों की गंदी मेंटेलिटी, छोटे जात के लोग हैं, छोटी सोच है उनकी, अशिक्षित हैं, तो यही सब काम करते हैं गलत तरीके से, ठीक है। आप अपने तरीके से बना के लिख लीजिए कि मैंने अपनी बात आपको समझा दी। आगे चले नेक्स्ट, राष्ट्रगान के रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है? सॉरी, इसका फॉन्ट छोटा रह गया, कोई बात नहीं। देखिए, पृथ्वी में यहाँ पे पूछ रहा है कि वायुमंडल पृथ्वी से क्यों जुड़ा है, कैसे जुड़ा है। पृथ्वी में आकर्षण बल अधिक होता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। वह अपने इस आकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु, हर एक सामान को अपनी ओर खींचती है। वायु गैसों के छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी, जो एयर है वो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी हुई है। अतः इसीलिए पृथ्वी के आकर्षण शक्ति वायु के इन कणों को आकर्षित करती है और वायुमंडल से पृथ्वी को जोड़े रखती है। जो वायु है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर, अणुओं से मिलकर बने हुए, मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। और वो मॉलिक्यूल की जो पावर है और जो पृथ्वी की अट्रैक्शन फोर्स की पावर है, वो उसको अपनी तरफ खींचे रहती है। इसी वजह से वायुमंडल जो होता है वो पृथ्वी से जुड़ा होता है, क्योंकि पृथ्वी के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। आगे चले, कोई दिक्कत? बहुत साधारण सी बात आपसे पूछी गई थी। नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण प्रदूषण के 2 उदाहरण बताइए, 2 कारण बताइए। जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो रहा है, इसका 2 रीज़न क्या है? सबसे ज़्यादा परिवहन का विस्तार है। जिसको देखो उसको गाड़ी चाहिए, जिसको देखो, आप तो हर घर में बाइक है, हर घर में भी मोस्टली कार हो गई है, चाहे सीएनजी की यूज़ हो या आपके पेट्रोल की हो या डीजल की हो, यूज़ हो रही है ना। उससे क्या हो रहा है, सबका जो है पोल्यूशन अलग अलग। अगर आप सार्वजनिक यूज़ करेंगे, अब लोग सार्वजनिक करना बंद कर दिए हैं, बस कुछ भी होगा अपनी गाड़ी निकाले तो ठीक, चल दिए, ठीक है। कोई इमरजेंसी हो तो ठीक है, लेकिन सार्वजनिक यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होता है ना, लेकिन नहीं होता है। देखिए कुछ नहीं, सब अपना अपना,
वनों का विनाश, जंगल एकदम काटते जा रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए सारा पेड़ काटते। पेड़ लगाने को कोई कहता है, मेरे तो आसपास तो 2-4 घर ऐसे हैं कि जिनके घर में काफ़ी जगह हैं, उनको पेड़ लगाने को बोल दो तो उनको पत्ती से प्रॉब्लम होती है कि उनके घर में पत्ती गिरेगी तो वो कौन उसको झाड़ू लगाएगा, कौन उसको साफ करेगा। ये भी कोई बात होती है? आप उसी घर में रह रहे हो, अभी 2 साल पहले इतनी महामारी फैली हुई थी, अगर अपने घर में पेड़ लगा है, सांस तो आप ही लगोगे क्योंकि गाँव वाला जाके लेगा, लेकिन समझ में नहीं आता है। इतने तो गंदी मेंटेलिटी के लोग हैं आजकल, ठीक है। फिर जनता का अशिक्षित और गरीब होना, आपकी जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो पढ़े लिखे है ही नहीं है, गंदगी वहाँ फेंक देंगे, कूड़ा वहाँ फेंक देंगे, केला खाएंगे तो फेंक देंगे, बीड़ी पियेंगे तो फेंक देंगे, पैकेट फेंक देंगे, छोटे बच्चे आइसक्रीम का डिब्बा फेंक देंगे गर्मियों में, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल फेंक देंगे, क्या क्या नहीं फेंकते, सब कुछ है। जिसकी जहाँ मर्जी आती वो जाता है कूड़ा को वही जला देता है। ये सब काम करने को मिलता है तो क्या होगा, कुछ होगा, क्या होगा, सिर्फ पोल्यूशन तो क्रिएट होगा। अक्सर प्लास्टिक को जला देंगे, कभी रबड़ को जलाइए, देखिए कितनी अजीब सी बदबू हो जाती है, लेकिन कोई मतलब नहीं है, हो रहा है होने दो। तो ये सब तो क्या है, सब कारण तो पड़ेगा, करता कोई और है, मिलके झेलते सब है। अरे जगह बनी हुई तो अपनी जगह पर डालो ना, क्या ज़रूरत है आपको फेंकने की चारों तरफ। लेकिन नहीं, ठीक है भाई, अपना राज है, कोई नहीं। अभी किसी को कुछ बोल दो तो साहब एक ही, अभी अभी किसी को कुछ बोल दो एक ही सीधा जवाब आता, तो है बाप की रोड है क्या, बस इसके आगे कोई कुछ बोलेगा ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, कोई नहीं, चलो आगे नेक्स्ट, ठीक है। सामाजिक अध्ययन, हाँ, ये उर्वरक और कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग है। फसल को बढ़ाने के लिए कीटनाशक पे कीटनाशक डाले जा रहे हैं। फसल को मोटा करने के लिए, भिंडी और लौकी को बड़ा करने के लिए रात भर में जाएंगे, उसमें सुई लगा देंगे, वो इतनी 1 किलो की जो है वो 2 किलो की हो जाएगी, तो क्या होगा, यही सब तो विनाश होगा। आगे चले, नेक्स्ट देखिए। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो समाज से जुड़ा हुआ, इसको सभी को पढ़ना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप समाज के एक सही नागरिक है तो आपको इसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। आपको एक अपनी पहचान दिलाएगा, आपको 4 लोगों के बीच में बैठना सिखाएगा, ठीक है। सिर्फ इसको आप पेपर देने के लिए मत पढ़ा करिए, बहुत अच्छी बात है। और अपनी बात को खुलकर रखने का जो मादा आपके अंदर है वो समाज में बैठकर समाज की बातों को जानकर ही आता है, ठीक है। देखिए 22 क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या होता है, जैव समुदाय व उसके पर्यावरण के बीच पारस्परिक क्रिया से बने स्वपोषित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जैव समुदाय जो लिविंग एरिया है, जो लिविंग कम्युनिटी है, जिसके अंदर जीव भी, पशु पक्षी मनुष्य सब आ रहे हैं। पर्यावरण के बीच में एक पारस्परिक एक्टिविटी हो रही है जो उन्हें स्वपोषित मतलब सेल्फ करने की चीज़ें हो रही हैं। जानवर अपना खाना खुद खाते हैं ना, कि आप उनको बना के देते हैं, नहीं ना, आप अपना बनाते हैं, आप जो सेल्फ काम करते हैं। तो ये जो तंत्र है ये इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। इसके घटक है, फैक्टर है, कंपोनेंट है, अजैविक और जैविक, बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए 23वां प्रश्न है, जलमंडल परिभाषा क्या है, जलमंडल किसे कहते हैं ये देखते हैं। जलमंडल पृथ्वी का तरल जल घटक है। ये पृथ्वी का अर्थ का जो जल वाला हिस्सा है वह कंपोनेंट है, जिसमें महासागर आ जाएगा, समुद्र आ जाएगा, झील आ जाएगी, तालाब आ जाएगा, नदी और नाले सम्मिलित हैं। जलमंडल, बहिर्मंडल, वायुमंडल वगैरह वगैरह जो मंडल है, ये सब बहुत आसान से प्रश्न है, अपने तरीके से आप बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है। भूकंप किसे कहते हैं ये देखिए। अभी शायद 2015 में या 16 में, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, शायद 15 में ना, 15 में मुझे उम्मीद लग रहा है कि 15 के जून या अक्टूबर जब भी रहा हो, भूकंप आया था, ठीक है। ये बात अभी रिसेंट में मैंने मतलब अपनी लाइफ में मैंने पहली बार ही देखा था फिलहाल के लिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप सब ने भी, उम्मीद है कि सभी ने मतलब ये चीज़ फील की होगी। देखिए क्या पूछ रहा है कि भूकंप किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा बाहर निकलती है। पृथ्वी की सतह पर अचानक तेज हलचल होने के कारण पृथ्वी की जो अर्थ की आंतरिक ऊर्जा है वो बाहर निकलती है, जिससे भूकंपी तरंगों का निर्माण होता है, ठीक है। भूकंपी तरंगों के निर्माण का कारण पृथ्वी की अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है। पृथ्वी की लेवल में, स्टेट में चेंजेस आने लगते हैं और इस परिवर्तन को भूकंप कहा जाता है। जो चेंज आता है इसको भूकंप कहते हैं, जो छोटे या विशाल दोनों रूपों में हो सकते हैं। छोटा भूकंप भी आता है कुछ सेकंड के लिए और बड़ा भी आ सकता है, ठीक है। अक्सर जापान वगैरह में देखने को बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है, ठीक है। अपने तरीके से आप बढ़िया लिख सकते हैं, लिख लीजिए जो आपको उचित लगे। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं, जो हमें सूरज दादा प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे देखिए 26 यहाँ पे है, वर्षण किसे कहते हैं। वर्षण किसे कहते हैं, बहुत अच्छा शब्द है ये ना, साइंटिस्ट लोग ये जो एक शब्द
26 आपसे पूछ रहा है वर्षण किसे कहते हैं। वर्षण ये जो शब्द है ये साइंटिस्ट विभाग के लोगों ने दे दिया है, एक प्रकार से ये बारिश से रिलेटेड है, ठीक है। वर्षण या अवक्षेपण एक मौसम विज्ञान से प्रचलित शब्दावली है, देख रहे हैं, ये उनकी दी हुई मौसम विज्ञान की तरफ से दी गई शब्दावली है जो वायुमंडल जल को संघनित होकर किसी भी रूप में पृथ्वी की सतह पर वापस आने को कहते हैं। जो पानी वेपर के फॉर्म में ऊपर चला गया, कंडेंसेशन हो गया उसका, वह पानी बूंद के रूप में, किसी भी रूप में, बर्फ के रूप में जब वह नीचे आ रहा है पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के सरफेस पे वो वापस आ रहा है, इसी प्रोसेस को वर्षण कहते हैं, ठीक है। अब चाहे बारिश के थ्रू या फुहारे, कभी ठंडी में देखिए झींगा गिरता है, कभी झींगे वाली बारिश होती है, झिमझिम झिमझिम होती है, कभी लगता है देखते कई तरीके की बारिश होती है, हिमवर्षा है जिसमें बर्फ वगैरह हिमपात हो रहा है, ओला गिर रहा है, तो ये भी सब तरीके हैं जो पृथ्वी पे वो सब पानी के फॉर्म में किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर वापस आते हैं, ठीक है। इसे ही वर्षण कहते हैं। आगे चले, नो डाउट। नेक्स्ट, भारत की शक्ति के 3 साधन बताइए। 3 साधन बताना है शक्ति के, तो प्राकृतिक गैस, कोयला और खनिज, ठीक, क्लियर है, नो डाउट। नेक्स्ट, 28वां देखिए, भारत की मुद्रा की पूर्ति का नियम कौन करता है, तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे बढ़े। नेक्स्ट, शिक्षा का महत्व किस लिए है। शिक्षा का महत्व किस लिए है। शिक्षा हमें विभिन्न प्रकार का ज्ञान देती है, अलग अलग तरीके का हमें नॉलेज देती है और कौशल प्रदान करती है। यह सीखने की निरंतर, कॉन्टिन्यूअस, धीमी, स्लो और सुरक्षित प्रक्रिया है। एक सिक्योर प्रोसेस है जो हमें ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है, जो हमें सीखने में, नॉलेज में मदद करती है। यह निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, या कॉन्टिन्यूअस चलने वाला वह प्रोसेस है जो हमारे जन्म के साथ ही शुरू होता है और हमारे जीवन की मृत्यु तक जाके, ये हमारे जब मृत्यु होगी तभी खत्म होगा। आप अपने तरीके से जो भी आपको सही लगे लिख लीजिएगा, मैंने आपको एक आंसर दिखा दिया। देखिए, पद्मावत की रचना किसने की है, तो राइट आंसर मलिक मोहम्मद जायसी ने की है। यह प्रश्न आपको हिंदी में साहित्य जब पढ़ेंगे टेट के लिए तब बहुत देखने को मिलेगा। फिलहाल आपके 2017 में प्रश्न दिया था, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिया है। अब बारी है लघुत्तरी की, जो कि 31 से 40 है, 10 क्वेश्चन टोटल हैं, 2-2 नंबर के हैं, यानी कि 20 नंबर के। कोई दिक्कत नहीं होगी। किसका नाम आकाश गंगा है। 31वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, किसका नाम आकाश गंगा है। आकाश गंगा या क्षीरमार्ग भी आप कह सकते हैं, उस आकाश गंगा गैलेक्सी का नाम है जिससे हमारा सौरमंडल स्थित है। ये क्या है, वह गैलेक्सी का नाम है जिसमें हमारा सौरमंडल प्रेजेंट है। आकाश गंगा आकृति में एक स्पाइरल सर्कल गैलेक्सी है जिसका एक बड़ा केंद्र है। कैसी है, इसका जो शेप है, जो आकृति है, वो स्पाइरल फॉर्म में है, ठीक है। किस फॉर्म में, स्पाइरल फॉर्म में। आगे चले, नो डाउट। नेक्स्ट, प्राचीन इतिहास का ज्ञान किन स्रोतों से होता है, तो बहुत सारे स्रोत हैं, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेख हैं, भूमि अनुदान पत्र है, मुद्राएं हैं, मूर्तिकला है, चित्रकला है। इन सब से क्या है, क्या क्या जो पहले इतिहास में हुआ, क्या क्या चीज़ें हुई, इन सब की जानकारी इन स्रोतों से देखने को मिली है। पढ़ लिया गया है, तो उनकी स्क्रिप्ट पढ़ ली गई है और उसके बाद उनको चीज़ों को बताया, इसीलिए हिस्ट्री पढ़िए, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, तो देखिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई। नेक्स्ट देखिए, नगर निगम के कार्य का वर्णन कीजिए। नगर निगम, इनका आपको काम बताना है, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। नगर निगम नागरिकों की स्थानीय आवश्यकता और सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। जो उनकी स्थानीय आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, उनका बहुत ध्यान रखते हैं। जैसे नगर क्षेत्र की नालियों को बनवा देना, नालियाँ साफ़ होती हैं, नालियाँ बनवाती है नगर पालिका बनवाती है, तो पूरा नाली वगैरह बनती है, साफ़ सफाई होती है। पेशाब खाना बनवा देना, सार्वजनिक पेशाब के लिए बनवा देना, जो राही हैं, यात्री, उनके लिए। शौचालय वगैरह बनवा देना, सार्वजनिक शौचालय बनवा देना, ठीक है। इनका निर्माण, उनकी देखभाल, साफ सफाई भी करवाते रहना। फिर नगरीय क्षेत्र में कूड़ा और गंदगी की सफाई का भी ध्यान रखना, झाड़ू वगैरह लगवाते रहना, प्रॉपर रोज़ झाड़ू लगे, रोज़ कूड़ा उठ जाए तो गंदगी नहीं इकट्ठी होगी। स्वच्छ पेयजल का प्रबंध करना, ठीक है। पानी के लिए भी वाटर टैंक की व्यवस्था करवा देना। ये सारी चीज़ें मेरे मोहल्ले में तो काफ़ी अच्छी, ये झाड़ू वगैरह लगना डेली, कूड़ा भी हट जाना, पानी की व्यवस्था, ये दोनों चीज़ें देखने में काफ़ी बढ़िया है। और गली के पुलों और उद्यानों की सफाई, जो पुल रास्ते में पड़ते हैं, ओवर ब्रिज पड़ता है, या जो छोटे छोटे गार्डन पड़ते हैं रास्ते में, गली मोहल्लों में, देखिए सरकारों ने जो है, जो अगर थोड़ा सा भी एरिया बचा हुआ तो बाउंड्री करवा के बच्चों के लिए झूले वूले की व्यवस्था कर दी गई है। ये सारी चीज़ें मेरे मोहल्ले में काफ़ी टाइम से हुई है फिलहाल, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है। तो ये सब नगर निगम करते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं, आप अपने मोहल्ले में जो चीज़ें हैं उनके बारे में आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखिए, वृद्धाश्रम
वृद्धाश्रम, मातृ केंद्र, इन सबको भी स्थापना करवा देना, अनाथालय की स्थापना करवा देना ताकि किसी को दिक्कत ना हो, तो ये सब उनका कार्य है। नेक्स्ट देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक, नगरीय व्यवस्था के बारे में बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक, धार्मिक और नगरीय व्यवस्था के बारे में दो दो लाइन आपको लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम धार्मिक देख रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में माता देवी की पूजा किए जाने के साक्ष्य मिले। माता देवी की पूजा उस समय लोग किया करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के, ठीक है। आप दो तीन लाइन अपने तरीके से और भी लिख सकते हैं, बस यहाँ पे आप जैसे अलग से हिंट बना दीजिएगा कि ये यहाँ पे है। धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें भी बनाई गई थी उस समय, ठीक, कोई बात नहीं। अब नगरीय व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में लिख दीजिए, नगरीय व्यवस्था डाल दीजिए अलग पेंसिल के कलर से, फिर बात पूरी लिख दीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन 3-4 चीज़ें पूछी गई हैं। हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता इसकी जल निकास की प्रणाली थी। पानी के बहाव की जो प्रणाली थी वो उसमें बहुत समय अच्छी देखी गई थी। उस समय इतनी जानकारी इनको हो गई थी कि घर का पानी, जो गंदा पानी है, उसके लिए इन्होंने नाली बना दी। सड़क के किनारे गलियों को एक ग्रिड व्यवस्था से जालनुमा बना दिया था, ठीक है। सड़क के सारे पानी निकलते हुए फिर एक जगह एक पिट में जाकर गिरते थे। सड़क सीधी हो गई, सड़क वगैरह बढ़िया बन गई थी, एक दूसरे से समकोण पर 90 डिग्री के कोण पर दूसरे को काटती थी। ऐसे जान पड़ता था कि पहले नालियों के साथ गलियां बनाई गई थी, फिर उनके अगल बगल मकानों का पहले नाली बनाई गई, फिर नाली के साथ साथ गली बनाई गई, गली के बाद फिर गली के दोनों साइड क्या कहिए घर बनाए गए, मकान बनाए गए। तो ये नगरीय व्यवस्था उस समय ऐसी थी, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे आर्थिक हो गई है। सिंधु घाटी सभ्यता आर्थिक जीवन जो था कृषि था, एग्रीकल्चर था, पशुपालन करते थे, व्यापार और उद्योग पर आधारित थे। ये मेनली इन लोग का पेशा जो था वो कृषि था। ये लोग किसानी करते थे, एक सामान दे रहे, चीनी देंगे तो गुड़ ले लेंगे, दाल देंगे तो चावल ले लेंगे, यही करते थे, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए, जैव मंडल क्या है। जैव मंडल पूछ रहा है आपसे, तो पृथ्वी के सभी भाग जहाँ पर जीवन मौजूद है वो जैव मंडल होता है, ठीक है। इसमें छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर विशालकाय जीव, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बहुत बड़े जितने भी जीव हैं सब लोग आते हैं, सब जीव आते हैं। इसके साथ ही साथ बड़े और तरह तरह के वनस्पति, जितने छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े सारे वनस्पति भी आते हैं। जो जीव जंतु और मनुष्य जैवमंडल के अंग है। पृथ्वी की ठोस सतह को हम स्थल मंडल कहते हैं, जीवमंडल कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं और लिथोस्फीयर कहते हैं। आप इन सारी चीज़ों को अपने तरीके से बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं। मैंने आपको एक आंसर दिखा दिया। आगे बढ़े, नो डाउट टेलीग्राम चैनल पे यह लिंक आपको मिलेगा एक कमेंट बॉक्स में पिन करके, आप वहाँ से ज्वाइन करिए, PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। नाम है शालिनी डीएलएड क्लासेस, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आज की इस क्लास में आपको हो रही है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज मैं एकदम आराम से चल रही हूँ, किसी भी फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन से नहीं चल रही हूँ, ठीक है। देखिए, यातायात के साधन किसे कहते हैं, देखिए क्या है। यातायात अथवा परिवहन तथा संचार, परिवहन वस्तुओं और यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की जो प्रक्रिया होती है वो परिवहन कहते हैं। परिवहन के लिए मनुष्य, पशुओं और विभिन्न प्रकार के वाहनों का प्रयोग, पशु वगैरह का तो पहले होता था, अब नहीं होता फिलहाल। जैसे वो एक इक्का गाड़ी होती थी ना, मैंने तो पशु के रूप में इक्का गाड़ी ही देखी है। हाँ, इक्का गाड़ी जिसमें घोड़ा रहता था, और हाँ बस इक्का गाड़ी ही देखी, और मैंने पशुओं के रूप में तो फिलहाल कुछ नहीं देखा अपनी लाइफ में अभी तक। तो बैलगाड़ी, रेलगाड़ी जाने के लिए, हवाई जहाज़, पानी जहाज़, बस, मोटर साइकिल, ट्रेन, एरोप्लेन, ये तो है ही हैं। ये सब क्या है, यातायात के साधन जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। चले आगे, नेक्स्ट। भारत में संसदीय व्यवस्था कथन को समझाइए। भारत में जो संसदीय व्यवस्था है उनके बारे में देखिए क्या है। इस व्यवस्था का आधार जनता है, क्योंकि ये व्यवस्था का जो सारा सिस्टम है इसके लिए जो बेस है वो जनता है। क्या है, जनता। जनता संसद को चुनती है, जनता संसद को, पार्लियामेंट को चुनती है। खास तौर पर लोकसभा को तो प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा का चुनाव डायरेक्ट होता है, ठीक है। वह बहुमत दल अपना एक नेता चुनती है, जो बहुमत दल जीतता है वो अपना एक नेता चुनती है। राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री एक मंत्रिपरिषद का गठन करता है, फिर मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं और इसी को सरकार कहते हैं, इसी को सरकार कहते हैं। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें हमारे मोदी साहब की जीत हुई थी। अब फिर हमारा यह चुनाव 2024 में होगा, लोकसभा का चुनाव, ठीक है। अब उसमें क्या होगा नहीं पता, लेकिन ये है कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसमें हमारे मोदी साहब की 2 बार जीत हुई है, आप सभी जानते हैं। अब यह 24 में दोबारा होगा।
कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्लियर रहे, आप सभी वोट करने जाते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब है कि जो आप खुद वोट करने जाते हैं, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है हमाल 38वां है, हिमालय पर्वत से लाभ बताइए। हिमालय एक महान जलवायु बाधा है। ये एक महान जो है विशाल रूप में जलवायु की बाधा है। वे हमारे देश को मध्य एशिया की ठंडी और सूखी हवाओं से प्रोटेक्ट करते हैं, या हिंद महासागर की बारिश से भारी मानसून की हवाओं को उत्तरी के देशों में पहुंचने से रोकते हैं और उत्तरी भारत में भारी वर्षा का कारण भी बनते हैं, ठीक है। हिमालय पर्वत से ये चीज़ें होती हैं। बारिश का लाभ बहुत देखने को मिलता है, ठीक है। बारिश का जो लाभ है, मानसूनी टाइम जब हमारे इंडिया में प्रवेश करता है, तो ये सब का लाभ हमको जो है हिमालय पर्वत की वजह से भी देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। यदि कोई हिमालय नहीं होता तो हमारा देश भी रेगिस्तान की तरफ बंजर होता। नेक्स्ट देखिए, अच्छे नागरिक के 4 गुण बताइए। मैंने ले तो लिया है, लेकिन ये कोई बताने वाला क्वेश्चंस नहीं था। अगर आप अच्छे नागरिक हैं तो खुद आप इस चीज़ को अच्छा लिख सकते हैं। देखिए क्या, एक अच्छे नागरिक को देश को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए अपनी भूमिका निभानी चाहिए। वह किसी ऐसे कार्य को नहीं करें जिससे दूसरे को दुख हो, ठीक है। अच्छा नागरिक अपने देशवासियों का भला करता है, अपने देश के लिए जीता, अपनी इंडिया के लिए जीता है, ठीक है। एक अच्छा नागरिक देश का नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारियों का सही रूप में पालन करता है। अगर वो देश का सही नागरिक है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पालन करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आप अपने तरीके से बहुत कुछ लिख सकते हैं। भारत का मानचित्र बनाकर निम्न स्थानों को बताइए। आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे आपको बोल दे, मैंने ये क्वेश्चंस लिया है, आपके प्रश्न में था, देखिए निम्न स्थान, वो छूट गया, ध्यान नहीं आया। मुझे याद है कुशीनगर दिया था, सारनाथ दिया था, प्रयाग दिया था और कोंकाड़ दिया था। 4 ऑप्शन दिया था। 17 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। आपको मैप बनाना होगा, मैप वेप नहीं मिलेगा एग्जाम में, मैप बनाना होगा। मैप पे फिर आपको बताना होगा कि कौन कहाँ पे है। ध्यान रखिएगा, मैप से प्रश्न आया है तो मैप को भी ध्यान में देकर चलिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। नया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। आज की यह क्लास यहीं तक। हमने टोटल 40 क्वेश्चंस को बहुत आराम से सही तरीके से किया, मैंने अच्छे से करवाया। अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, जाते जाते एक कमेंट मेरे लिए ज़रूर करते हुए जाइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में कल सुबह फिर मिलेंगे 10 बजे। तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।